नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्ण। एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है केपी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे बच्चों, आपको बीए फाइनल का सेकंड पेपर लोक प्रशासन के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न, बजट का अर्थ, परिभाषा, प्रकार एवं महत्व को बताइए। बजट के बारे में बात करते हैं। बजट का नाम लेते ही हमारे दिमाग में सीधे से आ जाते हैं रुपये, पैसे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि एक देश को चलाने के लिए जितनी आवश्यकता एक अच्छी शासन व्यवस्था की आवश्यकता रहती है, एक अच्छे सैन्य प्रबंधन की आवश्यकता रहती है, साथ ही साथ एक देश की उन्नति के अंदर उस देश का जो बजट होता है उसका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहा जाता है कि पैसा जो होता है वो सब कुछ नहीं होता है मगर बहुत कुछ होता है। एक व्यक्ति हो, एक परिवार हो, एक समाज हो या एक राज्य हो, हर किसी की उन्नति के अंदर उसको तरक्की करने के लिए और विश्व लेवल पे या अन्य उनके समकक्षों के अंदर उसकी साख जो होती हैं वो आज के समय में, वर्तमान समय में पैसे से देखी जाती है। जो राज्य जितना पैसे वाला होगा, इंटरनेशनल स्तर पर उसकी साख उतनी ही मजबूत होगी, क्योंकि पैसा होगा तो अपनी एक मजबूत सेना का निर्माण कर पाएगा, विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की कर पाएगा, हर प्रकार से जो है अपने राज्य की, अपनी जो राज्य की जनता है उसको भी जो है उसके लिए भी बहुत सारी सुविधाओं के कार्य कर सकेगा। तो बजट जो होता है, बजट क्या होता है, बजट का क्या अर्थ होता है, बजट की क्या परिभाषा होती है, उनके बारे में बात करते हैं। ये बजट शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का। देखो क्या होता है, साल 1733 के अंदर, वैसे बजट शब्द जो है ना, एक शब्द होता है बुजेट, फ्रेंच भाषा का एक शब्द होता है बुजेट, उस बुजेट का अर्थ होता है, और उस बुजेट का अर्थ होता है झोला। ठीक है ना, झोला जो होता है ना, बुजेट यानी झोला, उस बुजेट से ही बना है बजट शब्द। तो देखो क्या होता है, 1733 में ब्रिटिश वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल, वो क्या होता है कि एक बार संसद में आए। ब्रिटिश वित्त मंत्री जो थे, इंग्लैंड के जो वित्त मंत्री थे, 1733 के अंदर एक बार वो क्या हो रहे थे, संसद भवन के अंदर आ रहे थे। यानी कि जब वो विधायिका के अंदर आ रहे थे, उनके पास में एक झोला था, ठीक है ना, जिसे कहा गया बुजेट। उनके पास एक बुजेट का झोला था जिनके अंदर उस इंग्लैंड के वित्त विभाग से संबंधित कागजात थे, वित्त मंत्रालय से जुड़े बहुत सारे कागज पत्र थे, कोई प्रस्ताव, अध्यादेश वगैरह जो भी कोई सामग्री होगी जो संसद के समक्ष या रखने के लिए वो लेकर के आए थे। अपनी जो पार्लियामेंट थी, उन पार्लियामेंट के अंदर वो बताने के लिए लेकर के आए थे। अपने वित्तीय प्रस्तावों से जुड़े कागजातों को संसद में पेश करने के लिए अपने एक चमड़े के थैले से निकाला, तो उस समय उनका मजाक बनाते समय कहा गया कि बजट खोला गया। यानी कि एक चमड़े का थैला था, उसके अंदर वो अपने वित्त मंत्रालय से संबंधित बहुत सारे कागजात लेकर के आए थे, और जब उन्होंने वो अपना चमड़े का बैग खोला और उनमें से कागजात निकाले, तो बाकी जो पार्लियामेंट के मेंबर थे, पास में बैठे थे, वो सब क्या होने लगे, उन्होंने उनका मजाक उड़ा दिया, हंस लिया उनके ऊपर। क्योंकि कि भाई बजट खोला गया, बजट यानी कि झोला खोला गया, अर्थात बजट खोला गया। इसी घटना पर बजट खोला गया नामक पुस्तिका प्रकाशित की गई। इसी घटना के बाद से बजट शब्द का प्रयोग सरकार की वार्षिक आय व्यय के वितरण के लिए किया जाने लगा। देखो वो इतनी घटना जो थी ना, जो यानी कि एक मजाक के रूप में जो है वो घटना हुई थी। विपक्षी पार्टियां होती हैं पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा राज्यसभा के अंदर, एक दूसरे अपने विरोधियों के ऊपर तंज कसते रहते हैं, उनके ऊपर जो है टीका टिप्पणी करते रहते हैं, आजकल तो मीडिया में भी कर लेते हैं, मगर ये बातें होती रहती हैं। मगर देखो वो जो घटना थी, उस घटना के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई, पूरा का पूरा उसका जो है व्यवस्थित एक पुस्तिका लिखी गई, उसके ऊपर एक जो है वो क्या कहते हैं ना, पुस्तिका जो प्रकाशित हुई, और उस पुस्तिका का नाम था बजट खोला गया। उसके बाद में क्या हुआ कि बजट शब्द जो है, ये शब्द जो है, ये बजट शब्द एक राज्य के अंदर पूरे वर्ष के अंदर आय का जो लेखा जोखा होता है उसके जो लिए किया जाने लगा। साधारण शब्दों में बजट का अर्थ होता है एक निश्चित समय अवधि की अंतर्गत होने वाले अनुमानित खर्चों और प्राप्तियों का पूरा लेखा जोखा या
वितरण। वैसे बजट का अर्थ होता है, साधारण अर्थ क्या होता है, एक निश्चित समय के अंदर, हमारे भारत के अंदर होता है 31 मार्च से 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च तक, उसके दौरान कितने पैसे आएंगे, कितने जाएंगे, कितने पैसे किस डिपार्टमेंट के अंदर, कितने पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, इन सब का जो लेखा जोखा होता है उनको क्या कहा जाता है, उनको बजट कहा जाता है। अब देखो बजट की क्या परिभाषा है, तो बजट की परिभाषा बहुत सारे विद्वानों ने बताई है। सबसे अच्छी और पहली परिभाषा है विलोबी की। विलोबी ने बजट की परिभाषा बताते हुए कहा है कि बजट शासन की आय व्यय का सिर्फ अनुमान मात्र नहीं है, वरन इसमें शब्द अधिक हैं। यह एक साथ रिपोर्ट है, अनुमान है एवं प्रस्ताव है। विलोबी ने कहा कि बजट जो है वो एक रिपोर्ट भी है, एक अनुमान भी है और एक क्या है, प्रस्ताव भी है। खाली सिर्फ और सिर्फ ये आय व्यय का लेखा जोखा नहीं है। बहुत बड़े विद्वान हुए हैं डिमॉक ने कहा कि बजट एक वित्तीय आयोजना है जिसमें गत वर्ष के वित्तीय अनुभव का संक्षिप्त वर्णन तथा आगामी वर्ष की योजना ज्ञात होती है। डिमॉक ने कहा कि बजट वो होता है जिसके अंदर जो बीत गया है उस बीते हुए साल की पूरे का पूरा लेखा जोखा होता है और आने वाले साल में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या बातें होगी, कितना आय व्यय खर्चा होगा, उनके बारे में बात होती है। बात करते हैं बजट के उद्देश्य। बजट क्यों लाया जाता है, बजट क्यों जरूरी है। एक राज्य जो होता है उस राज्य के वित्त, भारत के अंदर भी राष्ट्रपति की आज्ञा से वित्त मंत्री बजट लाता है, बजट खोलता है। तो वो बजट क्यों लाते हैं, तो बजट का पहला उद्देश्य है नीति निर्माण के लिए बजट ढांचा तैयार करता है। कोई भी नीति निर्माण करनी है, नीतियां बनाने के लिए, नीतियों को वापस धरातल के ऊपर ढालने के लिए जो आर्थिक पैसे की आवश्यकता होती है उसके लिए बजट क्या होता है, आवश्यक होता है। इसके लिए उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए जो कार्य करना होगा, ठीक, उसके संबंध में निर्णय लिया जाता है। निर्णय ये लेना होता है कि विभिन्न प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक प्रस्तावों में किसे चुना जाए ताकि विशेष उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। यानी कि जो बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जो विभिन्न विकल्प होते हैं, उस विकल्प में से किस विकल्प के आधार पर नीति का निर्माण करें जिनसे जो है अपने उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। तो पहला उद्देश्य है कि भाई राज्य के जो उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए बजट आवश्यक है। नीति को लागू करने का बजट एक माध्यम है। बजट क्या होता है, जो नीतियां बनाते हैं उनको लागू करने का एक माध्यम है। क्योंकि कोई भी नीति बनाओ, कोई भी योजना बनाओ, कोई भी प्रस्ताव लाओ, पैसा तो जरूरी है, पैसे के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ कार्य क्षमता तथा मितव्ययिता के मापदंड को लागू किया जाता है कि भाई कार्य की क्षमता और फालतू खर्चा न हो, इसके लिए कितना काम है उसके हिसाब से ही उनका बजट जो है निर्धारित किया जाता है। बजट कानूनी नियंत्रण का एक माध्यम है। बजट संबंधी सभी निर्णय अधिनियमों का रूप ले लेते हैं। बजट क्या होता है, कानून के द्वारा नियंत्रण का एक माध्यम होता है। बजट दस्तावेज अतीत की क्रियाओं, वर्तमान निर्णयों तथा भावी संभावनाओं के विषय में लोगों को जानकारी प्रदान करने का स्रोत हो सकता है। पहले के समय में क्या क्या घटनाएं, क्या क्या क्रियाएं हो गई है, वर्तमान में कौन कौन से निर्णय लिए जा रहे हैं और भावी फ्यूचर के अंदर कौन कौन सी जो है संभावनाएं हैं, उनके विषय में लोगों को जानकारी प्रदान करने का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, बजट होता है। बात करते हैं बजट के प्रकार। बजट कितने प्रकार का होता है, तो वैसे तो साधारण रूप से हम जो है बजट के 3 प्रकारों का उल्लेख करते हैं। एक तो होता है 3 प्रकार होते हैं बजट, व्यवस्थापिका का बजट, कार्यपालिका का बजट या मंडल तथा आयुक्त प्रणाली का बजट। बजट कितने प्रकार का होता है, बजट 3 प्रकार के होता है। व्यवस्थापिका का बजट, कार्यपालिका का बजट, मंडल या आयोग का बजट। व्यवस्थापिका का बजट, कार्यपालिका का बजट, मंडल एवं आयोग का बजट। व्यवस्थापिका का बजट क्या होता है, जब व्यवस्थापिका बजट का निर्माण करती है तो ये व्यवस्थापिका प्रणाली का बजट कहलाता है। यानी कि जब बजट का निर्माण व्यवस्थापिका करती है तो वो व्यवस्थापिका प्रणाली का बजट कहलाता है। इस प्रणाली में विधान मंडल की एक समिति बजट का निर्माण करती है तथा उसे फिर व्यवस्थापिका के सामने पास करने हेतु प्रस्तुत किया जाता है। क्या होता है कि व्यवस्थापिका, विधानमंडल की या विधायिका की एक जो समिति होती है वो बजट का निर्माण करती है और फिर उस बजट को व्यवस्थापिका के सामने रखती है। किसके लिए, उसके ऊपर पास करने के लिए। व्यवस्थापिका के सारे जो मेंबर होते हैं वो उसके ऊपर अपना निर्णय देते हैं। कार्यपालिका का बजट क्या होता है, ये बजट का निर्माण कार्यपालिका करती है तथा विधानमंडल उस पर अपनी स्वीकृति देता है तो उसे कार्यपालिका का बजट कहते हैं। देखो क्या होता है, जैसे भारत के अंदर कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो कि वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद और औपचारिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। तो ये जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्या करते हैं,
कार्यपालिका जो होती है उस देश की शासन एवं सत्ता को संभालने वाले जो होते हैं वो जब बजट का निर्माण करते हैं और व्यवस्थापिका के पास बजट को भेज देते हैं कि भाई आप इसके ऊपर अपनी सहमति या असहमति प्रकट करो, तो वो कहलाता है कार्यपालिका का बजट। और मंडल या आयोग प्रणाली का बजट क्या होता है? ये जब बजट का निर्माण न तो विधायिका करती है और न ही कार्यपालिका, वरन एक मंडल ब्यूरो का या आयोग करता है, तो उसे मंडल या आयोग प्रणाली का बजट कहते हैं। देखो क्या होता है, या तो बजट का निर्माण करती है व्यवस्थापिका या करती है कार्यपालिका। या तो क्या होगा कि भाई हमारे भारत की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ये सारे के सारे बजट का निर्माण करते हैं, फिर उसको संसद के समक्ष रख देते, या फिर वह संसद की एक जो समिति होती है वो बजट का निर्माण कर लेती है। अब देखो क्या होता है, न तो कार्यपालिका बजट का निर्माण करेगी और न व्यवस्थापिका बजट का निर्माण करेगी, बल्कि क्या होता है कि एक मंडल या जो आयोग का निर्माण करते हैं, एक मंडल बनाते हैं, एक आयोग बनाते हैं, एक समिति बनाते हैं, और वो क्या करती है, बजट का निर्माण करती है। तो उस प्रकार के बजट को क्या कहते हैं, मंडल या आयोग प्रणाली का बजट कहते हैं। अब देखो बजट का क्या महत्व है, बजट क्यों जरूरी है, क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है। बजट का पहला महत्व है हिसाबदेहिता। देखो क्या होता है कि बजट के माध्यम से सरकार जनता को अपने आय व्यय का क्या देती है, हिसाब देती है। देखो कई राज्यों के अंदर पढ़ी लिखी एवं जागरूक जनता होती हैं, वो सरकार को टैक्स देती हैं, तो बदले में वो ये चाहती हैं कि गवर्नमेंट उनका जो पैसा उनसे ले रही है उनका क्या करें, हिसाब दें। तो बजट क्या है, हिसाबदेहिता का एक साधन है। भारत जैसे राष्ट्र में सरकार जनता के प्रति इस बात के लिए हिसाबदेह होती है कि सार्वजनिक धन का उपयोग किस प्रकार किया गया है और इसके पूर्व स्वीकृतियों का पालन किया गया है या नहीं। बजट के माध्यम से इस उद्देश्य की पूर्ति की जाती है कि जनता का आपका जो सार्वजनिक धन है, जो सरकार का धन है, उसका प्रयोग किस प्रकार से किया गया, इसका हिसाब जो है बजट के माध्यम से गवर्नमेंट देती है। आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण, बजट से देश में विविध आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यह मालूम किया जा सकता है कि सरकारी क्रियाओं से राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई है तथा देश के पूंजी निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र का कितना भाग है आदि। देखो क्या होता है कि सरकार के अंदर सरकार की आर्थिक स्थिति में कितनी वृद्धि हुई है और कितनी कमी हुई है, सरकार जो है उनकी आय बढ़ी है या कमी हुई है। जो आर्थिक क्रिया है, गवर्नमेंट जो जो कार्य कर रही है, जैसे ट्रेन चला रही है, बसें चला रही है, एयरपोर्ट चला रही है, कोई भी आय व्यय कर रही है, विदेशों में सामान बेच रही है, इस प्रकार की गवर्नमेंट की जो आर्थिक क्रिया है, उन आर्थिक क्रियाओं की वजह से उनको क्या हुआ, मुनाफा हुआ या घाटा हुआ। इस प्रकार से आर्थिक क्रियाओं का जो विश्लेषण है ना, वो किसके माध्यम से किया जाता है, तो वो बजट के माध्यम से उसका विश्लेषण किया जाता है। आर्थिक नियोजन में सहायक, नियोजन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कार्य करने से पहले, ठीक है ना, उनके बारे में ये पता करना कि उनसे फायदा कितना होगा और उनसे नुकसान कितना होगा, उसके बाद में उनके बारे में क्या करना, बात करना, उस जो है प्रणाली को लागू करना। वर्तमान समय में प्रत्येक देश में किसी न किसी रूप में आर्थिक नियोजन और आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को अपनाया जा रहा है। नियोजन के लिए वित्तीय साधन जुटाने और नियोजन में निर्धारित आर्थिक नीतियों को लागू करने में बजट की उल्लेखनीय भूमिका होती है। क्या होता है कि हर एक देश यही चाहता है कि उसका आर्थिक विकास हो और आर्थिक नियोजन हो। आर्थिक नियोजन कार्यक्रम, आर्थिक नियोजन का मतलब ये है कि जैसे ये सरकार कोई भी कार्य कर रही है, यहाँ पे क्या कर रही है, सरकार कोई भी कार्य कर रही है, तो आर्थिक नियोजन क्या होगा, उससे उस कार्य के बाद में फायदा कितना होगा और उस कार्य का वजह से नुकसान कितना होगा, दोनों की क्या करना, दोनों की तुलना करना, उसके बाद में कार्य को करना, ये क्या कहता है, नियोजन। ये क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। अब देखो क्या होता है कि आप उसके पॉजिटिव फायदे ही फायदे देखते हो, क्या देखते हो, फायदे ही फायदे देखते हो, नुकसान नहीं देखते हो। फिर आपको ऐसा भी लग सकता है कि उसकी वजह से तो कोई भी अमुक योजना की वजह से फायदा कम हुआ और नुकसान ज़्यादा हुआ, ऐसे कार्य नहीं किए जाते हैं।
इसके अलावा बजट का क्या महत्व है, तो आर्थिक और सामाजिक उन्नति का साधन। बजट जो होता है आर्थिक उन्नति सामाजिक उन्नति का साधन होता है। बजट से सरकार जो है अपने आर्थिक कार्यक्रम चलाती है, गरीबी को खत्म करने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, सामाजिक कार्यक्रम चलाती है, सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए, समाज के अंदर गरीबी को मिटाने के लिए, अशिक्षा को मिटाने के लिए, कुपोषण को मिटाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो ये क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक उन्नति का साधन होता है, आर्थिक नियंत्रण का साधन। बजट के माध्यम से क्या किया जाता है, आर्थिक नियंत्रण रखा जाता है। ऐसा ना हो कि कोई भी जो व्यक्ति है वो बड़ी प्रकार से जो है एक बड़े रूप में जो उभर करके सामने आ रहा है और जो है सरकार कोई चैलेंज कर ले, इसलिए नियंत्रण रखना भी आवश्यक है। और वो किसके माध्यम से रखा जाता है, इसके माध्यम से, बजट के माध्यम से। सरकार जो पहले से बजट जितना लागू करती है उतना ही पैसा दे सकती है, उनके अलावा अपनी जेब से ज़्यादा पैसे नहीं दे सकती। तो सरकार ऊपर आर्थिक नियंत्रण रहता है, आर्थिक स्थिरता का साधन। बजट के माध्यम से क्या होता है कि आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता बनी रहती है। तो ये थे बजट के बारे में कुछ बातें थी। एक बात है, एक अच्छे बजट की विशेषताएं बताते हुए बजट निर्माण के सिद्धांतों को बताइए। बजट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और बजट के निर्माण करने के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एक अच्छे बजट की मुख्य लक्षण या विशेषताएं क्या होती हैं। बजट एक निश्चित अवधि के लिए आय व्यय का अनुमान है। बजट क्या होता है, एक निश्चित अवधि के लिए, एक खास समय पीरियड के लिए आय व्यय का क्या होता है, अनुमान होता है। ये एक तुलनात्मक तालिका भी है जिसमें प्राप्तियां व खर्चों की राशियों की तुलनात्मक विवेचना की जाती है। बजट क्या होती है, बजट एक तुलनात्मक तालिका है जिसके अंदर आय और व्यय दोनों की क्या होता है, दोनों का ब्यौरा होता है, दोनों के बारे में पता किया जाता है कि आय कितनी हो रही है और खर्चा कितना हो रहा है। इसके अलावा बजट क्या होता है, ये सरकार के लिए धन उगाई और व्यय के लिए विधायिका का आदेश है। सरकार के लिए क्या होता है, धन उगाई यानी पैसे लेना, और विधायिका को जो क्या है, आदेश देने का एक माध्यम होता है। ये प्रशासन के कार्यों का वित्तीय प्रतिवेदन है। सरकार जो कार्य करती है जिसके अंदर जो पैसा खर्च हो रहा है, उन पैसों का जो वित्तीय प्रतिवेदन होता है वो क्या होता है, बजट होता है। क्या होता है, बजट होता है। देखो बजट निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, बात करते हैं बजट निर्माण के सिद्धांतों के बारे में। तो सामान्य बजट निर्माण के निम्न सिद्धांत या महत्व के प्रतीक होते हैं। यानी कि एक तो पहला सिद्धांत है कार्यपालिका का उत्तरदायित्व। बजट बनाने का कार्य सामान्यतः कार्यपालिका इकाई होता है। बजट बनाने का कार्य किसका होता है, हम कहते हैं वित्त मंत्री का। राष्ट्रपति की आज्ञा से वित्त मंत्री बजट का निर्माण करता है। वित्त मंत्री कौन होता है, कार्यपालिका का एक मेंबर होता है, एक मंत्री होता है। तो किसका कार्य हो गया, कार्यपालिका का, अतः उसे ही सौंपा जाना चाहिए। प्रशासन चलाने का उत्तरदायित्व कार्यपालिका का ही है। देखो क्या होता है कि कार्य जो भी करने का होता है वो कार्यपालिका करती है। कितना पैसा खर्च होगा, लेखा आय लेखा जो का पैसा लेना खर्च करना, देखो आखिर में काम किसको करना है, निर्णय किसको लेना है, कार्यपालिका को लेना है। प्रशासन किसको करना है, कार्यपालिका को करना है। तो उसके लिए कितना पैसा देना खर्च करना वो भी कार्य किसके पास होना चाहिए, कार्यपालिका के पास ही होना चाहिए। उसके अंदर जो है विधायिका एवं न्यायपालिका को अपना अडंगा नहीं अडाना चाहिए। संतुलित बजट, बजट निर्माण का स्वस्थ सिद्धांत है उसका संतुलित होना। पीके वॉटल का मत है संतुलित बजट वित्तीय स्थायित्व की पहली आवश्यकता। बजट जो है वो क्या है, संतुलित होना चाहिए। संतुलित होने का मतलब है कि 10 रुपये का काम है और आपने 2 रुपये दिए तो भी वो काम नहीं होने वाला, और 10 रुपये का काम है वहाँ पे आपने 100 रुपये दे दिए तो वो भी क्या होगा, वो जो है अनाप अनाप खर्चा हो जाएगा, वो मित व्ययिता हो जाएगी। तो फिर बजट जो होता है वो कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। उसका एकदम अच्छे से ऑडिट करके, उसका अच्छे से जो है उसकी जो है आय एवं व्यय को समझ करके, उसका नफा नुकसान देख करके बजट का निर्माण करना चाहिए। तीसरा है प्रचार, देश की जनता पर भी बजट का प्रभाव पड़ता है, अतः बजट का जनता में ज़्यादा प्रचार एवं प्रकाशन अनिवार्य है। बजट के निर्माण के सिद्धांत का एक और होता है, बजट जो आता है उसका प्रचार होना चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ पे भी जब लोकसभा राज्यसभा के अंदर बजट आता है तो उसका प्रचार किया जाता है, उसको ऑनलाइन बताया जाता है,
ठीक है। और दूसरे दिन समाचार पत्रिकाओं वाले, न्यूज एजेंसी वाले जो होते हैं वो भी अपने बजट को प्रकाशित करते हैं। स्पष्टता, बजट का रूप इस प्रकार का हो कि वह स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। बजट की भाषा सरल एवं सुबोध होनी चाहिए। बजट जो है वो कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, समझ में आने लायक होना चाहिए। बजट की जो भाषा है सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, नहीं तो फिर लोगों को बजट क्या हो समझ में नहीं आओ। व्यापकता क्या होता है, व्यापकता किसी भी बजट के लिए अनिवार्य होती है। यानी व्यापकता यानी कि पूर्ण रूपेण होनी चाहिए, बड़े रूप में बजट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी कुछ कुछ बातें ही आप बता रहे हो, पूर्ण होना चाहिए। एकता, इसका आशय है कि देश के लिए एक ही बजट होना चाहिए, अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग बजट नहीं। क्या होता है कि वित्त मंत्री को अपनी विधायिका के अंदर पूरे देश का एक ही बजट बनाना चाहिए, जिसके अंदर सारे के सारे विभाग शामिल हो जाए। अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग बजट नहीं बनने चाहिए। इसके अलावा क्या है, नियतकालीनता। बजट द्वारा सरकार को विनियोजकों तथा व्यय का जो भी अधिकार दिया जाए वह एक निश्चित अवधि के लिए होना चाहिए। परिशुद्धता, बजट के अनुमानों को यथासंभव परिशुद्ध एवं विश्वस्त होना चाहिए। एक अच्छी वित्तीय व्यवस्था के लिए बजट का अनुमानों में शुद्धता क्या होती है, आवश्यक होती है। मितव्ययिता, मितव्ययिता से तात्पर्य है कि बजट में मितव्ययिता सबसे आवश्यक है। सार्वजनिक धन के रूप में एक पैसे का भी अनावश्यक व्यय, दुरुपयोग या बर्बादी नहीं होनी चाहिए। देश की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए मितव्ययिता आवश्यक है। क्या होता है कि एक देश के अंदर जो है सार्वजनिक धन जो होता है, जो गवर्नमेंट का धन होता है, जो जनता का पैसा होता है, उसका एक रुपये का भी जो है फालतू खर्च नहीं होना चाहिए। जितना भी आप रुपया खर्च कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, यानी सही ढंग से और सही काम के लिए उसका निर्धारण होना चाहिए, सही कामों के लिए ही वो पैसा लगना चाहिए। देखो, भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया एवं वित्त मंत्रालय की भूमिका को बताइए। भारत के अंदर बजट की कैसे बजट का निर्माण होता है और उस बजट निर्माण के अंदर वित्त मंत्रालय की क्या भूमिका होती है। प्यारे बच्चों, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही कैसा है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप इस प्रश्न को क्या करना, बार बार पढ़ना है। इस प्रश्न को मैंने बहुत ही छोटे रूप के अंदर पीपीटी के अंदर इसको जो है समेटने की कोशिश की है। ये जो शब्द हैं, ये जो बातें हैं, ये आप अपनी पुस्तक में लिखना, इनको बार बार क्या करना, पढ़ना, जिनसे आपके ये क्लियर हो जाएगा। तो भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया, सबसे पहले क्या होता है, अनुमानों का विवरण। जो पहले क्या होता है, अनुमान लगाए जाते हैं। अनुमानों का विवरण कैसे होता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में 1 अप्रैल, वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत के अंदर वित्तीय वर्ष की कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो जब वित्तीय वर्ष शुरू होने वाला होता है 1 अप्रैल को, तो उन आय व्यय संबंधी विवरण तैयार करने का कार्य प्रत्येक विभाग प्रारंभ कर देता है। इसके लिए विभाग प्रत्येक प्रशासकीय विभाग के पास एक प्रपत्र निम्न प्रविष्टियों को भरने के लिए भेजता है। क्या करते हैं, भारत के अंदर जितने भी विभाग होते हैं गवर्नमेंट के अधीन, चाहे शिक्षा विभाग है, चाहे चिकित्सा विभाग है, परिवहन विभाग है, रेलवे का विभाग है, उड्डयन विभाग है, रोजगार विभाग है, उद्योग विभाग है, शिक्षा एवं संस्कृति विभाग है, जो भी विभाग हैं वो सारे के सारे विभाग वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले उनकी आय कितनी है, व्यय कितना है, उनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, उनको कितने पैसे की आवश्यकता है, पूरा का पूरा एक जो क्या करते हैं, प्रपत्र तैयार कर लेते हैं। प्रत्येक प्रशासन के विभाग जो है वो अपना एक प्रपत्र तैयार करता है। उस प्रपत्र के अंदर कौन कौन सी बातें लिखी होती है, सबसे पहले गत वित्तीय वर्ष की वास्तविक आय, यानी पिछले साल के अंदर आपकी आय कितनी थी। जैसे अपन बात करते हैं चिकित्सा विभाग, कौन से विभाग की, चिकित्सा विभाग। तो चिकित्सा विभाग के पास एक प्रपत्र जाएगा, इसका वित्त मंत्रालय का, जिसके अंदर सबसे पहले तो चिकित्सा विभाग बताएगा कि हमारे लास्ट साल के अंदर हमारे पास 1 लाख रुपए की आय हुई, यानी कि जो भी फीस के वगैरह पैसे आए, जो भी ऑपरेशन वगैरह, दवाइयाँ वगैरह, गवर्नमेंट की जो भी इन्हीं फीस वगैरह,
कोई भी XYZ कार्य से 1 लाख रुपए की उनको क्या हुई, आय हुई। वर्तमान वित्तीय वर्ष की अनुमानित आय, ये तो कितनी थी, ये तो थी लास्ट साल की, कि भाई हमारे लास्ट ईयर 1 लाख रुपए की क्या हुई थी, आय हुई थी। और ये साल हमें ऐसा अनुमान है कि हमारी जो आय है वो कितनी हो जाएगी, 1,25,000 रुपये आय होने की संभावना है। दूसरी बात होती है उसके अंदर कि ये वर्तमान वर्ष का अनुमान, वर्तमान का क्या होता है, वर्तमान साल का, कि भाई इतने साल का अनुमान इतने होने की हमारी संभावना है। तीसरी बात होती है वर्तमान वित्तीय वर्ष की संशोधित आय का विवरण। फिर बात ये आती है कि भाई आपके पास पिछले साल 1 लाख रुपए की आय थी, ये साल आप कह रहे हो कि 1,25,000 की होगी, या आपने कह दिया कि ये साल हमारे पास जो है 90,000 की होगी। या तो अधिक हो रही है या कम हो रही है। अगर अधिक या कम हो रही है तो उस कम या ज़्यादा होने का कारण क्या है, उस कम या ज़्यादा होने का कारण क्या है, ठीक है ना। संशोधित आय का क्या देना पड़ता है, विवरण देना पड़ता है, ठीक है ना। इसका क्या होता है, कारण बताना कि कम है तो क्यों है, ज़्यादा है तो क्यों है, इस कम ज़्यादा का कारण बताना। वर्तमान वित्तीय वर्ष की अनुमानित आय आदि, ये कारण बनाने के बाद में जो है एक बार वापस आपको जो है पिछले साल का, इसके अंदर एक बात और मैंने बताना भूल गया कि पिछले साल का खर्च भी बताना पड़ता है। पिछले साल का खर्च और जो है वर्तमान की जो है अनुमान साल का जो बातें होती हैं उनके बारे में जो भी विवरण आपके पास आइडिया है वो सारे के सारे बताने गवर्नमेंट को पड़ते हैं। उपरोक्त प्रविष्टियों की पूर्ति के बाद ये प्रपत्र महालेखा अधिकारी के पास भेज दिया जाता है। हमारे भारत सरकार के अंदर जो महालेखा अधिकारी होता है उसके पास क्या होता है, इस ये हर एक डिपार्टमेंट, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, रोजगार जो भी है, ये प्रपत्र भर के उनके पास भेजाए। महालेखा अधिकारी कार्यालय में इसकी प्रविष्टियों की जांच की जाती है तथा प्रत्येक मद का गहराई से परीक्षण किया जाता है। वहाँ पे जाने के बाद में इसकी व्यवस्थित गहराई से जांच होती है। अच्छा, तो लास्ट ईयर इतने पैसे खर्च हुए, इतने आए थे, इतने गवर्नमेंट ने दिए थे, इसके ऊपर इतना बजट था, अच्छा ये, यानी कि पूरा का पूरा व्यवस्थित इस मद का क्या होता है, परीक्षण किया जाता है। परीक्षण किया जाने के बाद में क्या होता है, अनुमानों का परीक्षण तैयार होता है। अनुमानों का क्या होता है, विभागीय परीक्षण। अभी मैंने आपको बात बताई थी, ठीक है ना, क्या बताई थी, वर्तमान वित्तीय वर्ष की अनुमानित आय कितनी है, ठीक है ना, और वर्तमान वित्तीय वर्ष संशोधित आय यानी कम ज्यादा जो हो रही है उसका आय का संशोधन क्यों हो रही है, वर्ष का अनुमानित व्यय, सॉरी मैंने अभी यहाँ पे गलत बता दिया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष का अनुमानित व्यय कि भाई ये साल आपको कितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना, ये मैंने गलत बता दिया, माफी चाहता हूँ। यहाँ पे ये है कि लास्ट साल आपकी आय कितनी थी, तो 1 लाख थी, और वर्तमान साल में आपकी आय, आपको कितना पैसा चाहिए, आवश्यकता कितनी है, तो वो बता रहे हैं कि भाई ये साल हम लोगों को 1,25,000 रुपये चाहिए। ये क्या होता है, ये तो इसकी आवश्यकता होती है, और ये लास्ट होती है अनुमानित, वर्तमान में ये साल आपके कितने आ सकते हैं, तो हमारे पास 1,10,000 रुपये आ सकते हैं, वर्तमान में इतने आ सकते हैं। ये वाली बात होती है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के संशोधित आय का विवरण और वर्तमान वर्ष में जो है अनुमानित व्यय कितना होगा वो वाला बताना पड़ता है। तो ये जो अनुमानित बातें होती हैं उन अनुमानों का क्या होता है, परीक्षण होता है। बजट के लिए तैयार सभी अनुमानों की प्रशासकीय आधार पर परीक्षा की जाती है। प्रशासक की क्षेत्रीय अथवा स्थानीय शाखाओं द्वारा तैयार बजट संबंधी अनुमान विभाग के केंद्रीय कार्यालय में भेज दिए जाते हैं। विभाग के मुख्यालय का नियंत्रण अधिकारी इस अनुमान प्रपत्रों का पूर्ण परीक्षण तथा पुनरावलोकन करता है तथा विभाग को और संभाग के अनुमानों के अनुसार उनकी समीक्षा करता है। विभाग का प्रमुख अधिकारी उचित और आवश्यक समझने पर अनुमानित व्यय संबंधी किसी मद में संशोधन अथवा परिवर्तन कर सकता है। देखो क्या होता है कि जितने भी ये अनुमान होते हैं उन अनुमानों को क्या होता है, प्रशासनिक आधार पर उनकी वापस परीक्षा की जाती है कि भाई ये सही है कि गलत है। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने गलत तरीके से पैसे मांग लिए। और ये क्या होती हैं कि उस प्रशासन की जो क्षेत्रीय और स्थानीय शाखाएं होती हैं
वो अनुमानित इनके प्रपत्रों की जांच करती हैं, ठीक है ना। और फिर क्या होता है कि वो उनके, जैसे कि एक छोटा हॉस्पिटल है, उसने अपना पूरा का पूरा उसकी क्या आवश्यकता वगैरह है, वो विभाग जो है उन्होंने वो बात सारा का सारा विवरण प्रपत्र भर के अपने क्या हुआ, अपने सीनियर ऑफिस को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, राज्य लेवल पे, संभाग लेवल पे भेज दिया, ठीक है ना। यानी कि छोटे लेवल पर, छोटे स्तर पर, ठीक है ना। जैसे अपन बात करते हैं एक स्कूल की बात करते हैं, एक स्कूल है, उस स्कूल ने अपने अंदर क्या कमी है, उसको कितनी आवश्यकता है, क्या अनुमान है, सारा का सारा अनुमान किसको भेज दिया, जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दिया, संभागीय अधिकारी को भेज दिया, और वो क्या करते हैं, इनका पूरा का पूरा वापस परीक्षण करते हैं, हाँ ये सही है या गलत है। अगर उनको लगे, क्योंकि ये सीनियर है, ये क्या है, ये सीनियर है, अगर इनको लगे तो ये इसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, संशोधन भी कर सकते हैं, और उसके बाद में जो है उसको आगे भेज सकते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा परीक्षण, अब वो बातें फिर उसको कहाँ पे भेजते हैं आगे, वित्त मंत्रालय के पास, यहाँ से आगे। उसके पहले तो विभाग होता है, विभाग ने वो काम किया, उसके सीनियर ने काम किया, राइट, ऊपर से ऊपर बॉस ने, फिर आगे वित्त मंत्रालय के पास किया, वित्त मंत्रालय द्वारा परीक्षण। अब देखो वापस क्या होता है, वित्त मंत्रालय उनका वापस परीक्षण करता है, आंखें बंद करके वित्त मंत्रालय भी पैसे नहीं देते। उक्त प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रत्येक प्रशासकीय विभाग अपने व्यय संबंधी अनुमानों का विवरण वित्त मंत्रालय को भेजता है कि भाई इतना हमारे खर्चा होगा और इसलिए इतनी आवश्यकता होगी, वो विवरण वहाँ पे भेजता है। वित्त मंत्रालय सभी अनुमानों पर नए सिरे से विचार करता है। वित्त मंत्रालय क्या करता है, उन सब चीज़ों के ऊपर नए सिरे से विचार करता है। वित्त मंत्रालय व्यय के आधार पर विचार के साथ साथ सीमित आय तथा साधनों की दृष्टि से मित व्ययता के आधार पर विभागीय अनुमानों पर विचार करता है। फिर सारे के सारे उनके क्या क्या साधन है, क्या क्या आय है, सबके ऊपर विचार करता है। साथ ही वह आवश्यकता अनुसार विभागीय अनुमानों में कमी भी कर सकता है। उसको लगता है कि नहीं ये गलत मांग है, तो वो उनको क्या कर सकता है, जो अनुमान होते हैं उनके अंदर कमी भी कर सकता है। परंतु ये कटौती वह वित्त मंत्रालय से संबंधित विभागों से बात करने के बाद ही करता है। फिर क्या होता है कि वित्त मंत्रालय संबंधित विभाग से बात करता है, बात करने के बाद में उनके अंदर कटौती कर सकता है। कटौती के संबंध में दोनों विभागों में सहमति न होने पर विवादास्पद विषय मंत्रिमंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। और अगर देखो क्या होता है, वित्त मंत्रालय संबंधित विभाग में पैसे कटौती के ऊपर अगर विवरण नहीं बनती है बात, तो फिर उसको मंत्रिमंडल के सामने लेते हैं। प्रधानमंत्री अपने मंत्री कैबिनेट के साथ में मीटिंग करता है और मीटिंग के अंदर ये फिक्स करता है कि भाई उक्त बजट के अंदर कमी करनी चाहिए या नमी नहीं करनी चाहिए। इस विषय में मंत्रिमंडल का निर्णय अंतिम माना जाता है। उसके अंदर देखो क्या होता है, बजट के संबंध में मंत्रिमंडल के पास ताकत होती है। प्रधानमंत्री और जो मंत्री उसके मंत्री होते हैं, वो जो डिसीजन लेते हैं वो लास्ट होता है। वित्त मंत्रालय सभी विभागों के अनुमान एक साथ संकलित करके बजट बनाता है। फिर क्या होता है, वित्त मंत्रालय जो होता है वो सारे के सारे विभागों के जो अनुमान होते हैं उनको संकलित करता है और फिर उसके अनुसार जो है जितना उनके पास पैसा होता है सबके लिए जो है वह फिक्स करता है। भारत में आय तथा व्यय संबंधी 2 भाग प्रस्तावित किए जाते हैं। संपूर्ण बजट का प्रारूप दिसंबर तक तैयार कर लिया जाता है। इस प्रकार से ये जो बड़े बड़े रूप में जो बजट होता है उसका सारा का सारा प्रारूप जो होता है वो दिसंबर महीने तक क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। फिर क्या होता है, दिसंबर तक ये पूरा का पूरा बजट तैयार हो जाता है सब विभागों का। फिर उसको मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजते हैं। वित्त मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री बजट का प्रारूप तैयार हो जाने के बाद एक बैठक में अन्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ मिलकर बजट का अवलोकन करते हैं तथा वित्त और राजस्व संबंधी नीतियों को निश्चित करते हैं। इस प्रकार बजट संपूर्ण मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत होने के बाद संसद में प्रस्तुत किया जाता है। क्या होता है, वित्त मंत्री प्रधानमंत्री अपने सारे मंत्रियों को बिठाते हैं, उनको उनके समक्ष बजट को रखते हैं, उनके ऊपर बजट के बारे में उनको समझाते हैं
और सबकी क्या करते हैं, स्वीकृति लेते हैं। अगर कोई मंत्री हो उसके अंदर थोड़ी बहुत ऊंच नीच बात करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा बहुत संशोधन करना है तो भी कर लेते हैं। इस प्रकार से मंत्रिमंडल की स्वीकृति हो जाती है, उसके बाद में उसको क्या करते हैं, संसद के समक्ष रखते हैं। अब देखो संसदीय प्रक्रिया, अब बजट जब संसद में चला जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, भारतीय संविधान के अनुसार सार्वजनिक धन वैधानिक स्वीकृति के अभाव में व्यय नहीं किया जा सकता है। देखो क्या होता है, जब तक उसको संसद स्वीकृति नहीं देता है, वैधानिक स्वीकृति नहीं होती है, तब तक भारत सरकार के संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी अधिकारी, वित्त मंत्रालय, कोई भी विभाग पैसे को खर्च नहीं कर सकता तथा नया कर भी नहीं लगाया जा सकता है। संसद में बजट इसी आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। संसद में प्रस्तुत होने तक बजट कई सोपानों पार करता है। संसद में बजट अप्रैल के पूर्व में प्रस्तुत कर दिया जाता है। संसद द्वारा बजट पर विचार करने वाले समय को संसद का बजट अधिवेशन कहा जाता है। संसद के अंदर जो विचार किया जाने वाला बजट होता है उसको क्या कहता है, संसद का बजट अधिवेशन। यानी जिस समय संसद के अंदर जो अधिवेशन चल रहा है उसके अंदर वो जो बजट रखा जाता है उसको कहते हैं बजट सत्र, कहते हैं ना बजट सत्र। तो संसद का जिस समय संसद की कार्यवाही के अंदर बजट की कार्रवाई चलती है उसको बजट अधिवेशन कहा जाता है। फरवरी के प्रथम सप्ताह में राष्ट्रपति बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री को प्राधिकृत करता है। संसद प्रक्रिया निम्न प्रकार से होती है। देखो क्या होता है, फरवरी के अंदर ये जो बजट सत्र होता है, बजट अधिवेशन, ये बजट सत्र बुलाया जाता है। बजट अधिवेशन फरवरी महीने में बुलाया जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति से वित्त मंत्री बजट को उसके अंदर क्या होता है, रखता है। बाद में क्या होता है, बजट रखने के बाद में सामान्य वाद विवाद, सारे के सारे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सामान्य उसके ऊपर वाद विवाद करते हैं, अपनी अपनी जो है मत रखते हैं, अपने अपनी राय रखते हैं, और एक दूसरे के जो विपक्षी होते हैं वो एक दूसरे की राय का क्या करते हैं, खंडन करते हैं। मतदान प्रक्रिया, फिर उसके ऊपर क्या है कि कई बार उस बजट के ऊपर मतदान होता है कि भाई बजट सही है या गलत है, बजट को स्वीकृति दी जाए या नहीं दी जाए, ठीक है ना, क्योंकि बजट को बहुमत के द्वारा स्वीकृति मिलना जरूरी है। उसके बाद में होता है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक क्या होता है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद द्वारा स्वीकृत धन विनियोग विधेयक स्वीकृत होने के बाद ही विभाग प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में स्थायी कोष पर आश्रित धन को व्यय करने के लिए लोकसभा में विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। विनियोग विधेयक क्या होता है कि पैसे को खर्च करने के लिए, क्योंकि धन विधेयक से संबंधित जो विशेष शक्ति होती है वो भारत के अंदर संसद के जो दो सदन होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा, जिसके अंदर लोकसभा के पास होती है। तो लोकसभा के अंदर विनियोग बजट को पारित किया जाता है और विनियोग विधेयक जो होता है ना, ये प्रस्तुत किया जाता है, और जब लोकसभा में ये पारित हो जाता है तभी उसके पैसे को क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। राज्यसभा में प्रस्तुतिकरण, ये सारी की सारी कार्रवाई कहाँ पे होती है, लोकसभा में। देखो क्या होता है, अगर कोई विधेयक धन विधेयक है तो उसको लोकसभा के अंदर रखा जाता है। लोकसभा के अंदर उसके ऊपर बहस होती है, उसके ऊपर मतदान होता है, उसके बाद में वो उसको स्वीकृति मिलती है या नहीं मिलती है। उसके बाद में जब लोकसभा से वो बजट कहाँ पे चला जाता है, लोकसभा में पास होने के बाद में जाता है राज्यसभा में। माना कि विधेयक कैसा है, बजट धन विधेयक है। अब राज्यसभा उसको क्या कर सकती है, उसको सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। नंबर एक तो क्या कर सकती है, उसको 14 दिन तक नहीं रखती है, कोई उसके ऊपर हाँ ना नहीं देती है, तो भी वो क्या होता है, प्रस्ताव पारित माना जाता है, विधेयक पारित माना जाता है। या फिर उसको क्या कहती है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है। राज्यसभा कहती है नहीं, इसमें थोड़ी कमी है, इसके ऊपर थोड़ा वापस विचार कर लो, ये कार्य कर सकती है। राज्यसभा उसको अस्वीकृत नहीं कर सकती। विनियोग बजट को, या अपन कहते हैं बजट को, धन विधेयक को राज्यसभा अस्वीकृत नहीं कर सकती है। अब देखो राज्यसभा में उसको प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। वित्त विधेयक होता है तो क्या होता है, यदि विनियोग विधेयक प्रशासकीय विभागों को धन व्यय करने की अनुमति या राजकोष से धन प्राप्त करने की अनुमति देता है तो वित्त विधेयक धन संग्रह के साधनों का विवरण देता है। इस विधेयक को वित्त मंत्री द्वारा मंत्री संसद में प्रस्तावित करता है। यह विधेयक सामान्य विधेयकों की भांति ही पारित किया जाता है। इस विधेयक को भी राज्यसभा की 14 दिन के अधिक नहीं रोक सकते। विधेयक को दोनों सदनों
और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद प्रशासकीय विभागों को कर लगाने और साधनों का प्रयोग करने का अधिकार मिल जाता है, जिसके द्वारा राजस्व संग्रह होता है। देखो क्या होता है कि ये जो विभाग होते हैं उनको जो है ये लोकसभा के द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद में जो है राज्यसभा उसको 14 दिन तक रोक सकती है, बाकी कार्य नहीं कर सकती। बाद में जो संबंधित विभाग होते हैं उनको ये अधिकार मिल जाता है कि आप कर को बढ़ा सकते हैं, कर ले सकते हैं और पैसा भी जो है उनको गवर्नमेंट के द्वारा मिल सकता है। ये होता है विनियोग बजट, ठीक है ना। उसके बाद में उसके ऊपर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर लेता है और अगर कोई कम ज़्यादा होता है तो उसका पूरक अनुदान भी जो है सरकार कर सकती है, वापिस जो है पूरक अनुदान